Good evening, everyone. My name is Mayur, and today we are trying something new. We are experimenting with the method through which we discuss our daily important newspaper articles. Instead of just showing it on PPT, instead of just having the audio input for the discussion, in this particular lecture, which is on the experimental basis, I would be presenting on larger screen. The idea is to make this session more interactive because more often than not the cognitive analysis suggests कि हम लोग ऑडियो वीडियो एंड प्रेजेंटर अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाता है इंटरेक्शन। तो आज हम उसकी कोशिश करते हैं और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में या मुझे पर्सनली टेक्स्ट करके भी बता सकते हो कि आपको ये जो ट्रायल है, जो हमारा अटेम्प्ट है, ये आपको कैसा लगा। अगर आपको ये अच्छा लगता है, इफ़ यू वांट अस टू कंटिन्यू इन दिस फॉर्मेट इंस्टेड ऑफ व्हाट यू सी अदरवाइज ऑन यूट्यूब, जो टैबलेट के थ्रू पीपीटी रन होता है, बैकग्राउंड में मेरा वॉइस आता है, अगर उसके जगह पे आपको ये वाला पसंद आता है तो आप प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। प्लीज़ लेट अस नो, पर्सनली टेक्स्ट करके या ऑफिशियल नंबर पे टेक्स्ट करके आप हमें बता सकते हैं। एंड उसके हिसाब से फिर देन विल टेक अ डिसीजन कि शुड वी कंटिन्यू ऑन दिस लाइन और शुड वी गो बैक टू द प्रीवियस फॉर्मेट। सो मेक श्योर यू लेट अस नो because that would help us to make that decision of how should we conduct the daily important newspaper article analysis in future. Okay, so having said that, having given that idea that what am I expecting from you, let's begin for the day. Uh, Today we would be discussing the newspaper analysis of 12th September. हम लोगों ने जो न्यूज़पेपर आर्टिकल सिलेक्ट किया है वो ये 5 है। फर्स्ट वन इज ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट, सेकंड इज समुद्र प्रदक्षिणा, थर्ड इज इंडिया मॉरिशस रिलेशंस, फोर्थ इज भैरवी साइरंग रेलवे लाइन एंड फिफ्थ इज पर्पल फेस्ट। ओके, अब ये जो आर्टिकल सिलेक्ट किए गए उसके पीछे एक मैट्रिक्स को हम लोग ने डिप्लॉय किया हुआ है। उसका फर्स्ट एलिमेंट है कि ये स्टैंडर्ड सोर्सेस से आने चाहिए। So the sources which we have used is the Hindu, the Indian Express and the Assam Tribune. All right. जो आर्टिकल सिलेक्ट किए गए उनका हम लोगों ने वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी को एस्टैब्लिश किया। वैल्यू प्रोपोर्शनलिटी को एस्टैब्लिश करने का मतलब ये है कि उसका यूटिलिटी कितना है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द यूपीएससी मेंस, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एपीएससी मेंस। ये 5 आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस सिलेक्ट किया हुआ है। 5 से 8 भी आर्टिकल हो सकते थे, 5 के 10 भी हो सकते थे, बट उतने नेसेसरी नहीं है। अगर आप 5 इंपॉर्टेंट आर्टिकल पूरे साल भर, पूरे 6 महीने अगर आप एनालाइज करते हो तो आपके पास एक बढ़िया सा कंटेंट बेस बन जाता है जिसको आप यूज कर सकते हो फॉर योर वैल्यू एडिशन, फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। मोस्ट ऑफ यू दोज हु आर following the lectures know me, yet let me take this opportunity to introduce myself in more formal way. My name is Mayur and I'm working as a senior faculty at CSAP IS Academy. We are based out of Guwahati. Those who are in Guwahati may consider visiting us and having one-to-one interaction in order to get better guidance. अगर कोई यहाँ पे आकर हमसे डिस्कस करने लिए कोई नेसेसिटी नहीं कि आपके यहाँ यही के स्टूडेंट हो या यहाँ पे किसी कोर्स का एडमिशन लिया हो, नहीं, आप बस ऐसे ही फैकल्टी मीट के लिए आ सकते हो। आप यहाँ पे आके फैकल्टी से बात कर सकते हो और आप जान सकते हो कि आप जिनसे पढ़ने वाले हो या जिनसे पढ़ने की अपेक्षा रखते हो वो किस तरीके के इंसान हैं, कितना उनका नॉलेज बेस है, क्या वो आपको गाइड कर पाएंगे। यू मेक दैट असेसमेंट एंड देन टेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजन बिकॉज यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट योर टाइम, एनर्जी, रिसोर्सेज इन when you take a choice or when you make a choice of taking any course, है ना। Having said that, let's move further. ये हमारा टेलीग्राम चैनल है या उसका क्यूआर कोड है। You can scan it and join our Telegram channel. The purpose of joining the Telegram channel is to get access to PDF like these, to get access to monthly current affairs compilation, to get access to the all informative documents, infographics, which will contribute
टू योर स्टडी, टू योर प्रिपरेशन, है ना। ये बहुत सिंपल तरीका है, ये रेगुलर अटेंड करने से आपके ड्रीम्स को रियलिटी में कन्वर्ट करने का बूस्ट मिलता है ना। सो यू माइट कंसिडर joining our telegram channel. Just scan this QR code and you will become a part of that large community. All right, little bit about myself. Already you know I have appeared multiple competitive examination. I have cleared almost most of them. I have appeared in UPSC IFS interview. So इसको अब साइड में रखता है। ये है हमारा जीएस का फाउंडेशन बैच फॉर यूपीएससी एज वेल एज फॉर एपीएससी. These are our faculty members. Most of them, almost all of them, are very experienced and have contributed immensely in clearing or converting dreams of hundreds of aspirants into reality. Okay, so let's begin. First topic of the day is अंडमान निकोबार आइलैंड से रिलेटेड है. फर्स्ट टॉपिक इज ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट. ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट ये एक इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है जो निकोबार आइलैंड, अंडमान निकोबार आइलैंड का अगर आप ज्योग्राफी देखे हो, अगर आपको पता है तो अंडमान निकोबार आइलैंड इज अ चेन ऑफ वोल्केनिक आइलैंड्स इन बे ऑफ बंगाल, है ना. और यहाँ पे ऊपर अंडमान निकोबार है, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है. 10 डिग्री चैनल के नॉर्थ में अंडमान आइलैंड्स है, साउथ में है निकोबार आइलैंड्स. वन ऑफ द आइलैंड इन निकोबार आइलैंड्स इज ग्रेट निकोबार आइलैंड. ओके, तो वहां पे एक डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन हुआ है, प्रपोजल है, एंड इट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट. ओके, सो व्हाट डू वी मीन बाय दैट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, तो वो इस आर्टिकल में हम लोग देखेंगे. फर्स्ट प्रोजेक्ट ओवरव्यू. इसमें ये डेवलपमेंट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान जो है उसमें एक आईसीटीटी इंक्लूडेड है. आईसीटीटी का मतलब होता है इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल. टर्मिनल मतलब ऐसी जगह जहाँ पे सारे शिप्स आएंगे, जैसे एयरपोर्ट का टर्मिनल होता है या ट्रेन का टर्मिनल होता है, जहाँ पे वो डॉक करते हैं और सामान की आवाजावान वहाँ पे होता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स हैपन, ट्रेडिंग हैपन्स, है ना. उसको कहा जाता है कंटेनर, ये टर्मिनल. तो ये इंटरनेशनल कंटेनर है, मतलब इसमें गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन का डिस्कशन यहाँ पे चल रहा है. सो इट इज गोइंग टू बी आईसीटीटी, इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, जो इस प्रोजेक्ट का एक इंटीग्रल पार्ट होगा. द सेकंड इंटीग्रल पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज इट इज गोइंग टू बी अ ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट. यहाँ पे अगर आप नोटिस करोगे वर्ड यूज हुआ है ग्रीनफील्ड. वर्ड क्या यूज हुआ है? ग्रीनफील्ड. नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग यार ये ग्रीनफील्ड होता क्या है. दो तरीके के प्रोजेक्ट होता है, एक होता है ग्रीनफील्ड और दूसरा होता है ब्राउनफील्ड, है ना. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट एंड ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट. ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट उन प्रोजेक्ट्स को कहा जाता है, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स आर दोस प्रोजेक्ट्स व्हिच स्टार्ट फ्रॉम जीरो, स्क्रैच से स्टार्ट होता है. जहां कुछ नहीं है वहां पे जब नया प्रोजेक्ट बनता है उसे कहा जाता है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट. अगर ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट है, लेट्स से कोई ऑलरेडी वहां पे एक एयरपोर्ट था जिसको आप मॉडर्नाइज कर रहे हो, जिसको आप डेवलप कर रहे हो, जिसको आप और बड़ा कर रहे हो, रिज्यूनेट कर रहे हो, तो ऐसे प्रोजेक्ट को कहा जाता है ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट. कोई शुगर केन फैक्ट्री थी, वो पहले से थी, वहां पे डेवलप करके कोई और बढ़िया फैक्ट्री बनाएगी शुगर केन की ही, तो वो ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट हो जाएगा. ग्रीनफील्ड मतलब स्क्रैच से स्टार्ट करना. तो वहां पे ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट प्लान जो है ग्रेट निकोबार आइलैंड्स का, वहां पे ग्रीनफील्ड इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा. देन वी विल हैव लार्ज गैस एंड सोलर पावर प्लांट. ओके, इतना बड़ा प्रोजेक्ट रन करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत होगी, वहां पे एस्टेब्लिशमेंट होगा, वहां पे फ्यूचर डेवलपमेंट होंगे, वहां पे बाकी के एसोसिएटेड डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स भी आएंगे, तो उनको पावर सप्लाई की जरूरत होगी. उस पावर सप्लाई के लिए वी हैव गैस एंड सोलर पावर प्लांट. Next integral part is township development over 16,610 hectares. अगर आपको पता है जमशेदपुर शहर क्या है? एक टाउनशिप है जो टाटा स्टील के फैक्ट्री के अराउंड डेवलप हुआ था. सिमिलरली एक टाउनशिप, एक
अर्बन और पेरी अर्बन काइंड ऑफ डेवलपमेंट होगा इस प्रोजेक्ट के अंदर। इस प्रोजेक्ट का वो एरिया कवर होगा 16,600 हेक्टर्स का। इट वुड बी अ प्रीटी लार्ज टाउनशिप, ठीक है। और ये जो होना है वो होगा 3 फेजेस में। ये डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट है 3 फेज। इट स्टार्ट्स फ्रॉम 2025 एंड इट विल गो टिल 2047। 2047 क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट marks the completion of 100 years of India's independence. Okay, इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के पीछे बहुत ज्यादा थॉट इन्वॉल्व है। एक स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है, एक टैक्टिकल थिंकिंग है, फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में, उसके बारे में सोचा गया है ना। फ्यूचरिस्टिक इसमें बहुत ज्यादा पॉलिसी मेकिंग रखी गई है। तो इसके कुछ इंपॉर्टेंस एस्पेक्ट देख लेते हैं। स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है इसका? एक, इंडिया की जो मैरीटाइम कनेक्टिविटी है उसको ये बढ़ाएगा। इट विल एनहांस इंडियाज मैरीटाइम कनेक्टिविटी इन इंडियन ओशन रीजन। इंडियन ओशन रीजन कौन सा रीजन है? जो अफ्रीका के ईस्ट से स्टार्ट होता है और पूरा साउथ ईस्ट एशिया तक जाता है। ओके, जो ईस्टर्न साइड ऑफ अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, वहां से लेकर अरेबियन सी, इंडियन ओशन, बे ऑफ बंगाल से लेकर साउथ ईस्ट एशिया तक का जो रीजन है, जो टेरिटरी है, दैट कम्स अंडर इंडियन ओशन रीजन। द सेकंड स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है कि इट सपोर्ट्स ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी किसे कहा जाता है? द इकोनॉमी व्हिच डिराइव्स इट्स रिसोर्सेज फ्रॉम वाटर, फ्रॉम ओशन। जहां जहां पानी का इन्वॉल्वमेंट है उस सारे रिसोर्सेज को, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, फॉर एक्सट्रैक्शन, फॉर प्रोडक्शन, फॉर एवरी पर्पस, इफ वाटर इज प्लेइंग अ रोल, ओशनिक सी, वो सारा ब्लू इकोनॉमी आता है, ब्लू इकोनॉमी में आता है। अगर इतना बड़ा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आएगा तो ब्लू इकोनॉमी में तो कंट्रीब्यूट करेगा ही, राइट? सो इट सपोर्ट्स ब्लू इकोनॉमी एंड it also strengthens India's presence near Malacca Straits. Malacca Strait एक स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। मलाक्का स्ट्रेट वो रीजन है जो अंडमान निकोबार आइलैंड एंड इंडोनेशिया एंड मलेशिया के बीच में है। जो नैरो पतला सा स्ट्रेट है वो मलाक्का स्ट्रेट है। वो स्ट्रैटेजिक लोकेशन है। वो वर्ल्ड का सबसे बिजी सी रूट लेन है। उस लेन से, एक नैरो स्ट्रिप से बहुत ज्यादा ट्रांसशिप होती है, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन होता है सी रूट से। उसके सामने ये डेवलप हो रहा है, तो वी हैव अ वेरी स्ट्रैटेजिक प्रेजेंस विच इज गोइंग टू हेल्प अस सिक्योरिटी कंटेक्स्ट में, जियोपॉलिटिकल कंटेक्स्ट में एंड इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में। हमारे लिए वो एक स्ट्रैटेजिक पोजिशनिंग होगी। इट विल ऑल्सो बूस्ट द डिफेंस प्रिपेयर्डनेस ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये इसका स्ट्रैटेजिक सिग्निफिकेंस है। विल सी व्हाट आर अदर डायमेंशंस डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। अब आपको भी पता है कि अंडमान निकोबार आइलैंड जो है वो एक हॉटस्पॉट है बायोडाइवर्सिटी का, एनवायरमेंट से रिच लोकेशन है वो, करेक्ट। उस एनवायरमेंटली रिच लोकेशन पे, हाई बायोडाइवर्सिटी रीजन में अगर आप कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेकर जाओगे तो देयर इज अ वेरी हाई पॉसिबिलिटी that it is going to impact negatively towards environment, towards biodiversity. तो इस बैकग्राउंड में what are the safeguards being taken to make sure कि ये excessive unnecessary destruction ना हो ग्रेट निकोबार आइलैंड के इकोलॉजी का? What are those safeguards? First and foremost, environmental impact assessment जो है, environmental impact assessment जो है उसको किया गया है। देन जो एनवायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान है उसको बनाया गया है। ये दोनों का डिटेल सर्वे स्टडी करके इन दोनों को प्रिपेयर किया गया है। देन वहां पे वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स बिल्डअप किए जाएंगे। अब वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स तो टर्म बहुत सिंपल है, शायद आप में से कुछ लोग होंगे जिनको नहीं पता, तो उनके लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर का मतलब क्या होता है कि लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये एक बहुत बड़ा पैच है फॉरेस्ट का, ओके। अब ये बहुत बड़े पैच में हर जगह पे आपको जंगल ही जंगल है ना। ये पूरा का पूरा जंगल से भरा हुआ है पैच, ये पूरा का पूरा जंगल है, अनटच्ड। पूरा ये एक
जंगल है। अब समझिए कि इसमें अगर कोई डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट आता है तो इसमें से पेड़ कट करने होंगे, झाड़ ट्रीज को कट करना होगा, करेक्ट। अब एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन इमेजिन करता है, ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट एरिया है। अब हाइपोथेटिकल सिचुएशन को इमेजिन करता है, यहाँ पे इस प्रोजेक्ट को डेवलप करने के लिए लेट्स से एक यहाँ से एक रास्ता बनाया गया, लेट्स से एक ये रास्ता बनाया गया, जिस रीजन से ये रास्ता गया वहां पे तो फॉरेस्ट कट हुआ ना, तो जो एनिमल्स फॉरेस्ट के इस रीजन में है, ये रीजन में इनका तो इस रीजन के साथ कनेक्टिविटी कोलैप्स कर गया। तो ऐसे सिचुएशन में ग्रीन कॉरिडोर को एस्टेब्लिश किया जाता है, जिसको कहते हैं वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स। वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स मतलब क्या कि इन दो फॉरेस्ट को कनेक्ट करने के लिए बीच में कुछ कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, एक ब्रिज की तरह होंगे, एक पुल की तरह होंगे, नदी के ऊपर पुल होता है वैसे, ताकि जो वाइल्ड लाइफ है जो इस सेक्शन में फंसा हुआ है वो उस सेक्शन में भी जा सकता है और वापस आ सकता है। तो उनका जो एक दूसरे के साथ वाला इंटरेक्शन है वो कोलैप्स ना हो, वो आइसोलेशन में ना जाए। तो in order to reduce the impact of forest fragmentation, what we do is construct wildlife corridors। तो वो यहाँ पे भी बनाया गया है। सो ये सेफगार्ड रखा गया है वाइल्ड लाइफ कॉरिडोर्स को। उसके अलावा जो ट्रीज प्लांट्स को कट किया जाएगा, जो ग्रीनरी हटाई जाएगी, उसके जगह पे देयर विल बी अ कॉम्पेंसेटरी एफॉरेस्टेशन। ये कहाँ होगा? हरियाणा में। हरियाणा में लैंड को आइडेंटिफाई किया है। वैसे भी हरियाणा में जंगल कमी है, हरियाली कम है, इन टर्म्स ऑफ फॉरेस्ट एरिया कम है, तो वहां पे कॉम्पेंसेटरी अफॉरेस्टेशन किया जाएगा। इस पूरे प्रोजेक्ट में अराउंड 18.5 लाख ट्रीज के ऊपर इम्पैक्ट होने वाला है ना। तो उस इम्पैक्ट को मिनिमाइज करने के लिए ये जो सेफगार्ड्स रखे गए वो एक्चुअल में इंप्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, आर दीज सेफगार्ड्स गेटिंग एक्चुअली इंप्लीमेंटेड और नॉट, इसके ऊपर वॉच रखने के लिए वी नीड पावरफुल इंस्टीट्यूशन विथ हाई इंटीग्रिटी, है ना। तो वो रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट्स इसमें इन्वॉल्व है। फर्स्ट इज ZSI, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, देन BSI, बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, एंड सो ऑन। All these reputed institutions are involved. These are very powerful institutions. ये तो हो गया चलो इसका वाइल्ड लाइफ का, एनवायरमेंट का सेफगार्ड। व्हाट अबाउट ट्राइबल्स? ग्रेट निकोबार आइलैंड इज होम, दैट रिजर्व इज होम टू वेरी इंपॉर्टेंट PVTGs, है ना, प्रिमिटिव वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप जो होता है PVTGs, वो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का वो घर है ग्रेट निकोबार आइलैंड्स। उनके बारे में क्या, तो उनके लिए क्या सेफगार्ड्स रखे गए? सो शोम्पेन पॉलिसी, शोम्पेन ट्राइब है जो ग्रेट निकोबार आइलैंड्स में रहती है, दैट देयर वाज अ पॉलिसी क्रिएटेड इन 2015, एंड जारवा पॉलिसी, जारवा इज अनदर ट्राइब, 2004 में जो रखी पॉलिसी बनाई गई थी उसको फॉलो किया जाएगा। एक चीज जो इसमें सेफगार्ड इंपॉर्टेंट रखा गया कि जो भी ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको डिस्प्लेस नहीं किया जाएगा, दे विल रिमेन वेयर दे वर, जहां थे वहीं पे वो रहेंगे, वहां से उनको हटाया नहीं जाएगा। सो देयर इज नॉट गोइंग टू बी ए डेवलपमेंट रिलेटेड ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट, ओके, नो डिस्प्लेसमेंट ऑफ निकोबारीज और शोम्पेन ट्राइब्स। इनके डेवलपमेंट, इनके वेलफेयर के लिए एक कमेटी होगी जो इनके ऊपर ओवरसाइट रखेगी। ओवरऑल जो ट्राइबल रिजर्व है वो एक रिजर्व एरिया है जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन रहता है, उसके इनफैक्ट वो कम तो होगा नहीं, इनफैक्ट उसमें एडिशन होगी अराउंड 4 स्क्वायर किलोमीटर की, ओके। तो ये था उस आर्टिकल में, और इसमें एक थोड़ा सा एथिकल डायमेंशन भी देख लेते हैं, एथिकल डायमेंशन या पॉलिसी फॉर्मुलेशन का डायमेंशन। जब आप कोई भी इकोलॉजी रिच रीजन में कोई भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट लेकर जाते हो तो देयर इज ऑलवेज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंटल स्ट्रेटेजी। ये कॉन्फ्लिक्ट होता है तो इसके बीच से रास्ता दोनों को बैलेंस करते हुए निकालना पड़ता है। इस पर्टिकुलर केस में देयर आर सर्टेन एस्पेक्ट जिसके बीच में थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट है। वो कौन से एस्पेक्ट है? एक है इकोनॉमी वर्सेस इकोलॉजी, आइदर यू गो फॉर डेवलपमेंट और यू आर गोइंग फॉर एनवायरमेंटल सेफगार्ड्स। इज इट पॉसिबल कि दोनों को साथ में लिया जाए? यही इसमें कोशिश की जाएगी। देन ट्राइबल वेलफेयर वर्सेस नेशनल सिक्योरिटी के इम्पेरेटिव्स। क्योंकि स्टेट ऑफ मलाक्का के ऊपर एक स्ट्रैटेजिक पोजीशन क्रिएट करना
वहां पे डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्डअप करना विल गिव अस अपर हैंड व्हेन इट कम्स टू वॉरफेयर। आपका पूरा अपर हैंड होगा बे ऑफ बंगाल पे, इंडियन ओशन रीजन में। आप मेरीटाइम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर में और कंट्रीब्यूट करोगे, ये आपके पास स्ट्रेंथ आएगा। बट शुड इट कम एट द कॉस्ट ऑफ ट्राइबल वेलफेयर? शुड ट्राइबल बी पेइंग कॉस्ट ऑफ इट? तो आंसर इज नो। सो दैट इज व्हाई इट नीड्स टू बी बैलेंस्ड, ट्राइबल वेलफेयर एंड नेशनल सिक्योरिटी इंपेरेटिव। देन वी ऑल्सो नीड टू बैलेंस जो इंडिया का एस्पिरेशन है टू बिकम ग्लोबल मैरीटाइम हब। ग्लोबल मैरीटाइम हब बनने का जो इंडिया का एस्पिरेशन है, इट शुड बी बैलेंस्ड विद प्रोटेक्टिंग लोकल इकोलॉजी। ठीक है, तो ये कुछ की कंसर्न्स है जो आपके पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जो मेंस की आंसर राइटिंग है, जिसके कंक्लूजन में आप इनको यूटिलाइज कर सकते हो। लेट्स मूव फॉरवर्ड। इसके ऊपर एक छोटा सा एमसीक्यू है, सिंपल एमसीक्यू है। यू टेक 30 सेकेंड्स टू गो थ्रू इट। अरे क्या हो गया? अच्छा, गो थ्रू इट, ट्राई टू सॉल्व दिस, टेक 30 सेकेंड्स। सी, आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन दीजिए, उसमें एलिमिनेशन मेथड बहुत अच्छे से काम करती है। एटलीस्ट 20 से 30% क्वेश्चंस होंगे जिसमें आपको शायद एग्जैक्ट आंसर ना पता हो, लेकिन एलिमिनेशन टेक्निक को अगर आप डिप्लॉय करोगे तो आप आंसर तक पहुंच सकते हो। इसमें मैंने इंटेंशनली ये किया है कि एमसीक्यू हम लोगों ने इस तरीके से प्रिपेयर किए हुए। बाय द वे, व्हेन आई एम सेइंग दिस, व्हेन आई एम टीचिंग इट, ये मेरे अकेले का क्रेडिट नहीं है। देयर इज वेरी एबल सपोर्ट दैट आई हैव गॉटन। हमारे एक फैकल्टी मेंबर है, पल्लवी नाम है उनका, जिन्होंने खुद एपीएससी के इंटरव्यू वगैरह अपीयर किए हुए। शी इज वन हु इज हेल्पिंग मी विद ऑल ऑफ इट, सो क्रेडिट इज ऑल्सो टू बी शेयर्ड विथ हर। ठीक है, तो ये पर्पस इस क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन को बनाने का ये कि वी शुड गिव यू प्रैक्टिस ऑफ डिप्लॉइंग दैट एलिमिनेशन मेथड, होगा ना। तो इसलिए हम लोग ये क्वेश्चन को देखते हैं। ग्रेट निकोबार आइलैंड प्रोजेक्ट के बारे में ये एमसीक्यू जो हम लोग ने अभी जस्ट पढ़ा उसके बारे में है। Consider the following statement regarding Great Nicobar Island project. First statement is, the project includes an international container transshipment terminal, yes. A greenfield airport, yes. Gas solar power plant, yes. So statement 1 is correct. Statement 1 option B में नहीं है, तो option B eliminate हो गया। The Shompen and the Nicobarese tribes are proposed to be relocated. No, absolutely not. यही तो important tribal safeguard था कि they will not be relocated, they will be protected at their own land, in their own land. So statement 2 is wrong. अगर आप statement 2 को eliminate कर देते हो तो now you are left with option A and option D. Option A और option D में statement 3 common है, तो statement 3 correct ही होगा। फिर भी हम उसको पढ़ लेते हैं। Compensatory afforestation for the project is proposed in Haryana as per the Ministry of Environment, Forest and Climate Change guidelines. Correct है ये तो। The project site account for nearly 10% of the total area of Andaman Nicobar Islands. Absolutely not. Why? अंडमान निकोबार आइलैंड्स बहुत ज्यादा बड़ा है ना, बहुत ज्यादा बड़ा है। उसका 10% अगर एरिया इन्होंने ले लिया तो आई मीन ये आप लॉजिकली भी अगर आप सोचोगे तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो ये स्टेटमेंट इज रॉन्ग। द आंसर इज ऑप्शन ए, 1 and 3 only. Okay, so I'm requesting again, आप जब ये आज का वीडियो देख रहे हो तो ये हमारा एक एक्सपेरिमेंट है कि हम और अच्छे से और बढ़िया तरीके से क्या हम डेली न्यूज़पेपर आर्टिकल्स को पढ़ा सकते हैं, क्या ये आपके साथ और ज़्यादा इंटरेक्टिव किया जा सकता है। सो इट्स माई सिंसियर रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ हमें कमेंट में या टेक्स्ट पर प्लीज़ बताइएगा कि should we continue in this format or should we go back to the previous one. All right, next article is समुद्र प्रदक्षिणा। अब ये समुद्र प्रदक्षिणा जो है ये सिंबॉलिकली इंपॉर्टेंट है। अब मैं आपको उसका एक ओवरव्यू देता हूँ। समुद्र प्रदक्षिणा जो है उसका इकोनॉमिकली या पॉलिटिकली या
एडमिनिस्ट्रेटिवली ज्यादा महत्व नहीं है, लेकिन इसका सिंबॉलिक महत्व बहुत ज्यादा है, सिंबॉलिकली ये बहुत ज्यादा क्रुशियल है। अब ये है क्या, तो ये एक वर्ल्ड का लाइक दिस इज फर्स्ट एवर ऑल विमेन ट्राई सर्विस सरकम नेविगेशन अटेम्प्ट। यहां पे लिखा है फर्स्ट ट्राई सर्विस, कहाँ गया भाई, अचानक से चेंज हो जाता है। एनीवेज ये है फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस ऑल विमेन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन दैट वाज फ्लैग्ड ऑफ। सरकम नेविगेशन क्या होता है, ये हमारा है अर्थ, अर्थ के जो वाटर बॉडीज है, सारे जो ओशन है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है। सरकम नेविगेशन एक आइडिया है जिसमें पूरे अर्थ का चक्कर लगाया जाएगा थ्रू वाटर। एक सेलिंग बोट से, जहाज में बैठ के, एक बोट, छोटे बोट में बैठ के, छोटे नाव में बैठ के पूरे अर्थ को सरकम नेविगेट किया जाएगा, ठीक है, विदाउट टचिंग द लैंड। ये है आइडिया ऑफ सरकम नेविगेशन। ओके, सो ये फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल विमेन एक्सपीडिशन होगा, जो मतलब एक्चुअली स्टार्ट हो गया। इस सरकम नेविगेशन को जो फ्लैग ऑफ करना होता है, जो सी ऑफ करना है, जो इनिशियल ग्रीन सिग्नल देना है कि आपका स्टार्ट हुआ, ये फ्लैग ऑफ किया ऑनरेबल डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया राजनाथ सिंह जी ने। इट इज अगेन रिपीटिंग फर्स्ट ट्राई सर्विस ऑल विमेन सरकम नेविगेशन सेलिंग एक्सपीडिशन। इट स्टार्टेड फ्रॉम गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। ओके, अब इसके फीचर्स क्या है, ऑब्वियसली एक 10 विमेन ऑफिसर्स का कंटिजेंट है, सारे विमेन ऑफिसर्स है, ऑल आर फीमेल ऑफिसर्स, 10 फीमेल ऑफिसर्स फ्रॉम आर्मी, फ्रॉम नेवी एंड एयरफोर्स। फर्स्ट एवर ट्राई सर्विस पार्टिसिपेशन। जिस बोट पर वो जाने वाले, जिस वेसल का वो यूज करने वाले, दैट इज त्रिवेणी, IASV त्रिवेणी। ये इंडिजिनियसली बिल्ट याट है, 50 फीट का है। ये 50 फीट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है, बट व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि ये इंडिजिनियसली बिल्ट है, ये 100% इंडिया में बना है। सो ये ऑल्सो हाईलाइट करता है कि आत्मनिर्भर भारत या सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ डिपेंडेंसी को ये हाईलाइट करता है। ये जो सरकम नेविगेशन, इसका ड्यूरेशन क्या है, एक तो ये 9 महीने तक चलेगा, ये 26,000 नॉटिकल माइल्स को कवर करेगा, ये इक्वेटर को 2 बार क्रॉस करने वाला है। ओके, जो 3 ग्रेट केप्स है, ग्रेट केप ऑफ ल्यूविन, ग्रेट केप ऑफ हॉर्न एंड ग्रेट केप ऑफ गुड होप, इनको कवर करेगा, इनके पास से ये गुजरेगा। टाइमलाइन है सितंबर 2025 टिल मई 2026, इन 9 महीने में वो जाएगा। ओके, अब इनका सिग्निफिकेंस को भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, दुनिया में इसके पहले ऐसा कुछ अटेम्प्ट किया गया नहीं है। इट शोकेसेस वुमेन एम्पावरमेंट ऑफ इंडियन डिफेंस फोर्सेस। देयर आर सो मेनी डिफेंस फोर्सेस इन वर्ल्ड जहां पे विमेन ऑफिसर्स नहीं काम करते, विमेन सोल्जर नहीं काम करते। इंडिया में ये एग्जाम्पल सेट होगा, जैसे ऑपरेशन सिंदूर में जो 3 फीमेल ऑफिसर्स ऑनरेबल डायस पे बैठे थे एंड जो प्रेस ब्रीफ किया था, दैट वाज अ ग्रेट सिंबॉलिकल प्रेजेंटेशन ऑफ वेयर विमेन स्टैंड इन इंडियन आर्म्ड फोर्सेस। सिमिलरली ये यहाँ इंडिया, इट विल सिंबलाइज कि इंडिया में फोर्सेस में विमेन आर नॉट जस्ट पैसिव पार्टिसिपेंट बट ऑल्सो दे आर एक्टिव लीडर्स, दे आर टेकिंग एक्टिव लीडरशिप रोल्स। ये ऐसा एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं जो इसके पहले दुनिया में किसी ने किया नहीं है। इट reinforces नारी शक्ति, इट इज द सिंबल ऑफ जॉइंटनेस ऑफ आर्म्ड फोर्सेस। ओके, इंडिजिनियस वेसल का यूज हो रहा है, तो इट हाईलाइट्स आत्मनिर्भर भारत, जो हम लोगों ने अभी डिस्कस किया। एंड जो इंडिया का ग्लोबल मैरिटाइम प्रेजेंस है, जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी है, इसको ये और इनकरेज करता है, और ज्यादा बूस्ट देता है। अब इतना बड़ा अगर आप लोगों ने चैलेंज ले लिया है, तो इसमें बहुत ज्यादा इश्यूज भी होंगे, देयर मस्ट बी सर्टेन चैलेंजेस। वो चैलेंजेस कहाँ है, एंडोरेंस है, मैरिटाइम रिस्क है, वेदर कंडीशंस है। 9 महीने 26,000 नॉटिकल माइल्स आप खुले पानी में हो, आसपास कोई लैंड दिखाई नहीं दे रही, आसपास कोई सपोर्ट नहीं है, ना कुछ जिनसे आप किसी भी तरीके से आइडेंटिफाई करते हो, ना सोसाइटी है, ना यार दोस्त, ना फैमिली मेंबर्स, एनीथिंग जिनसे आपका डेली इंटरेक्शन होता है, उसमें से कोई भी नहीं है, सिर्फ पानी है। नो सोशल इंटरेक्शन व्हाटसएवर, जस्ट अमंग्स व्हाटएवर दे हैव अमंग्स दोस 10 ऑफिसर्स। फिजिकली टैक्सिंग है,
पीने का पानी लिमिटेड है, समुद्र का पानी आप पी नहीं सकते हो, खाना लिमिटेड है, मेहनत करने का काम है, सेलिंग करना मतलब कंटिन्यूस फिजिकल एक्सरसाइज करना होगा, मैरीटाइम रिस्क है, वेदर कंडीशंस है, दिन में स्ट्रॉन्ग धूप, अचानक होने वाली बारिश, आने वाले स्टॉर्म्स, हाई टाइड्स, हाई वेव्स, इन सब के बीच से रास्ता निकालते हुए इनको पूरा अर्थ को सर्कमनेविगेट करना है. सो इट इज गोइंग टू टेस्ट their skills, it is going to test their resilience, and it is going to test their team spirit, it is going to test their team spirit, understood, it is going to test their team spirit. हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि चैलेंजेस क्या क्या थे. अब since we have gone through the article, let's attempt MCQ based on this particular article. ठीक है. With reference to Samudra Pradakshina expedition, consider the following statement. It is world's first all-women circumnavigation expedition. यहाँ तक correct. Conducted by a single branch of the armed forces. Absolutely not. It's tri-service. So option 1 is wrong. Statement 1 is wrong. One statement अगर wrong हो गया, तो one correct answer is option B. है ना? But हम लोग फिर भी statement 2 और 3 पढ़ लेते हैं, हमारे पास आंसर आ चुका है. Yet we'll go through the answers. The expedition will be undertaken aboard Triveni, correct. Indigenously built sailing vessel, correct. The route includes rounding of the Capes of Leuven, Capes of Horn, Capes of Good Hope. ठीक है. All right. Let's move to the next article. Next article is about India-Mauritius relations. India-Mauritius relations IR का हिस्सा है, IR का टॉपिक है, और इसका लिंक जो है वो इंडियन इकोनॉमी से भी रिलेटेड है. अगेन इट विल कंसर्न विद द ब्लू इकोनॉमी, क्योंकि मॉरिशस एक आइलैंड स्टेट है, अरेबियन सी में है, इंडियन ओशन रीजन में आता है, अफ्रीका के ईस्ट में है ना, छोटा आइलैंड है, मादागास्कर के भी ईस्ट में. क्या हुआ है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी उन्होंने एक स्पेशल पैकेज अनाउंस किया है फॉर मॉरिशस, स्पेशल पैकेज फॉर मॉरिशस. ये मीट के बारे में एक स्पेशलिटी है कि ये मीट जो हुआ है वो वाराणसी में हुआ है. यूजुअली ये जो ऐसे जो बायलैटरल टॉक्स होते हैं, बायलैटरल मीट जो होते हैं वो कैपिटल सिटी में होता है, यूजुअली वो दिल्ली में होता है, न्यू दिल्ली में होता है. बट ये वाला स्पेशली क्योंकि ये हुआ है मॉरिशस में, ये हुआ है वाराणसी में. प्राइम मिनिस्टर हैज अनाउंस्ड स्पेशल 680 million economic package for Mauritius. ये जो 680 million dollars है, वो जो इकोनॉमिक पैकेज दिया हुआ है, उसके कंपोनेंट्स क्या है. एक है 215 million dollars का ग्रांट बेस्ड प्रोजेक्ट. ग्रांट का मतलब होता है कि पैसे उनको दे दिए, ये रिटर्न में नहीं आता. इट्स अ हेल्प, फाइनेंशियल हेल्प टू कंस्ट्रक्ट समथिंग. इसमें क्या होगा, इसमें एक नेशनल हॉस्पिटल को बिल्ड किया जाएगा. इसके अलावा जो आयुष सेंटर है उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा, आयुष सेंटर फॉर एक्सीलेंस. फिर वेटरनरी स्कूल्स जो है वो दी जाएंगी, एंड कुछ हेलीकॉप्टर्स है वो प्रोवाइड किए जाएंगे. ये कंपोनेंट था 215 मिलियन का ग्रांट बेस्ड प्रोजेक्ट का. सेकंड कंपोनेंट है ग्रांट कम एलओसी प्रोजेक्ट ऑफ 440 मिलियन. ये एलओसी जो है, this LOC stands for line of credit. line of credit. ये line of credit दी गई है 440 मिलियन डॉलर्स की. line of credit का मतलब क्या है कि ये जो 440 मिलियन डॉलर्स है वो पैसे मॉरिशस गवर्नमेंट कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए इंडिया से लोन पर लेगा. लेकिन ये लोन जो है वो बहुत ही रीजनेबल इंटरेस्ट रेट पे होता है, ऑलमोस्ट 0% के आसपास वाला रेट होता है. और ये 30 साल, 35 साल, 40 साल लॉन्ग टर्म लोन पैकेज होता है. सो इट इज एज गुड एज गिविंग अवे द हेल्प. ओके, क्योंकि जिस टाइम पे वो पैसा 40 साल बाद, 50 साल बाद मिलेगा, उसका वैल्यूएशन बहुत कम हो जाता है. इस एलओसी ग्रांड कम एलओसी प्रोजेक्ट में एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे बिल्ड किया जाएगा. एक रिंग रोड है जिसका फेज 2, जिसको मोटरवे M4 कहा जाता है, वो बिल्ड किया जाएगा, एंड पोर्टलेट डेवलपमेंट को प्रमोट किया जाएगा. 25 मिलियन डॉलर्स का एक बजटरी असिस्टेंस भी है जिसका पर्पस है मॉरिशस के प्रिस्टिन एनवायरमेंटल एंड बायोडाइवर्सिटी
के रीजन को सर्वेलेंस के लिए मदद करना, प्रोटेक्शन में हेल्प करना। जो चागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया है वहां पे डेवलपमेंट एंड सर्विलेंस के लिए ये $25 मिलियन का बजटरी असिस्टेंस है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? अगेन इट विल हेल्प इंडिया टू वर्क आउट इट्स एक्सटेंडेड नेबरहुड पॉलिसी। इंडिया का जो प्रेजेंस है इन इंडियन ओशन रीजन, प्रीवियस आर्टिकल के डिस्कशन में हमने देखा था कि इंडियन ओशन रीजन कौन सा एरिया है, वहां पे इंडिया का प्रेजेंस को री एस्टैब्लिश करेगा, री इन्फोर्स करेगा। पिछले कुछ सालों में चाइना ने अफ्रीका में इन आइलैंड कंट्रीज में काफी सारा इन्वेस्टमेंट किया। उस चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर बैलेंस करने के लिए ये हेल्प करेगा टू काउंटर बैलेंस द चाइनीज इन्फ्लुएंस इन मॉरिशस एंड ब्रॉडर अफ्रीका। इट विल एनहांस द मेरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन बिटवीन द कंट्रीज एंड जो सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कहा जाता है उसको इंडिया के वो प्रमोट करेगा। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी कहाँ से दिखती है? वो दिखती है हेल्थ से, वो दिखती है एजुकेशनल सपोर्ट से, वो दिखती है कल्चरल इंटीग्रेशन से, कल्चरल नो हाउ से, कल्चरल टेकन गिव एंड टेक से। इसलिए ये सिग्निफिकेंट है। ठीक है, नाउ लेट्स ट्राई एंड सॉल्व दिस एमसीक्यू। इंडिया हैज रिसेंटली अनाउंस्ड $680 million economic package for Mauritius, which includes both grant-based and line of credit projects. Correct. Option statement 1 is correct, so option B is eliminated. The package includes establishment of an Ayush Center for Excellence and expansion of Mauritius Motorway M4. Statement 2 is correct. So C is eliminated क्योंकि इसमें statement 2 नहीं है. Mauritius is a member of both Indian Ocean Rim Association. Yes, Indian Ocean Rim Association का तो member है. BIMSTEC. No, Mauritius is not a member of BIMSTEC. BIMSTEC stand for Bay of Bengal. Bay of Bengal Multi-sectoral Technical and Economic Cooperation का short form है BIMSTEC. तो वो Bay of Bengal के countries के साथ बना हुआ है. Mauritius is not in Bay of Bengal. It is in Indian Ocean region. It is in साउथ ऑफ अरेबियन सी टुवर्ड्स मादागास्कर। तो वो बे ऑफ बंगाल में नहीं आता, वो बिम्स्टेक का पार्ट नहीं। सो स्टेटमेंट 3 इज रॉन्ग, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट भैरबी साइरंग रेलवे लाइन। ये जो रेलवे लाइन है इसका सिंबॉलिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है और इसका इंटीग्रेटिव इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ये भैरबी साइरंग रेलवे लाइन जो है वो मिजोरम में एस्टेब्लिश हो रही है, उसका इनॉग्रेशन है। इट कनेक्ट्स एजवल जो कैपिटल सिटी है मिजोरम का, उसको कनेक्ट कर रहा है नेशनल रेल नेटवर्क के साथ ना। इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, स्पेशली इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, ये पहली बार होगा कि एक एजवल जो सिटी है वो किसी भी रेल नेटवर्क से, किसी भी रेल लाइन से नेशनल रेल नेटवर्क के साथ इंटीग्रेट की जाएगी। ये अगर आप ऊपर से देखोगे लगेगा कि आप यार इसका तो इतना ज्यादा क्या वैल्यू है, क्योंकि इसका लेंथ बहुत सिग्निफिकेंट नहीं है, ऐसा क्या है इसमें। तो आप आर्टिकल जब आगे देखोगे यू विल रियलाइज कि इसका सिग्निफिकेंस क्या है। ये सिर्फ 51 किलोमीटर का, 51 किलोमीटर का रेल ट्रैक का एडिशन होना इज नॉट अ बिग कॉन्ट्रीब्यूशन, बट इट इज बिग इन दिस कंटेक्स्ट। क्यों? क्योंकि इस 51 किलोमीटर के रेल ट्रैक में लगभग 150 ब्रिजेस बन रहे हैं, मतलब पर किलोमीटर 2 से 3 ब्रिज बन रहे हैं। इतना डिफिकल्ट टेरेन है। लगभग 50 टनल्स बने हैं, मतलब हर किलोमीटर पे एटलीस्ट एक टनल बना है। इतना डिफिकल्ट है। इनफैक्ट एक ब्रिज जो है वो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। आप सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द मैमथनेस ऑफ दिस प्रोजेक्ट। ओके, तो इसको थोड़ा सा क्विकली कर लेते हैं क्योंकि इसका ओवरव्यू तो हम लोग ने ले लिया है। प्राइम मिनिस्टर जी टू इनॉग्रेट दिस भैरबी साइरंग रेलवे लाइन 51 किलोमीटर, जिसके लिए 8,000 करोड़ का खर्चा आया। इट विल बी कनेक्टिंग मिजोरम्स कैपिटल एज वेल टू इंडियाज नेशनल रेलवे नेटवर्क फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। जो जैसे मैं आपको बता रहा था कि लगभग 150 ब्रिजेस, लगभग 50 टनल्स एंड एक ब्रिज तो इट इज टॉलर देन द कुतुब मीनार।
इसमें जो टेक्निक यूज की गई है उसे कहा जाता है हिमालयन टनलिंग मेथड। हिमालयस जो है, जैसे आपने ज्योग्राफी में पढ़ा हो कि वो सॉफ्ट रॉक से बना हुआ है, वो अनस्टेबल लैंड है, सॉलिड लैंड नहीं है, तो वहां पे कंस्ट्रक्शन करना थोड़ा मुश्किल होता है, अनस्टेबल हो जाता है। तो उसमें हिमालयन टनलिंग मेथड यूज करने से मतलब सॉइल स्टेबलाइजेशन, सॉलिडिफिकेशन, ये उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। इट इज रेजिलियंट इन सेस्मिक प्रोन एरियाज एज वेल, है ना। और ये अब बन गया तो इससे मिनिमम 3 रेल लिंक का आज शुरुआत होगी। एक है राजधानी ट्रेन जो दिल्ली से कनेक्ट करेगी, दूसरी है मिजोरम एक्सप्रेस जो कोलकाता से कनेक्ट करेगी, एंड तीसरी है इंटरसिटी जो गुवाहाटी से कनेक्ट करेगी। ये 3 के वजह से ऑब्वियसली कनेक्टिविटी बढ़ जाएगा। मिजोरम के कैपिटल सिटी का इंटीग्रेटेड उनका नेटवर्क हो जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन का नेटवर्क इंटीग्रेट हो जाएगा। इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस क्या है? ऑब्वियसली इंडिया पेज अटेंशन, एम्फसाइजेस ऑन एक्ट ईस्ट पॉलिसी, और इस एक्ट ईस्ट पॉलिसी के एज अ पार्ट ऑफ इट ये ट्रेन का लिंकिंग, रेल लिंक विल कन्वर्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स फ्रॉम फ्रंटियर टू फ्रंट रनर, एंड इससे क्या होगा? रीजनल कनेक्टिविटी को बूस्ट मिलेगा एंड साउथ ईस्ट एशिया के साथ कनेक्शन ज्यादा बिल्डअप होगा। ऑलवेज थ्रू आउट द हिस्ट्री जो इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल्डिंग होता है, whenever you build infrastructure throughout the history, rarest of the rare case में ऐसा हुआ है कि ये ट्रू नहीं है, बट throughout the history it has proved itself true time and again that infrastructure building acts as an enabler of peace, stability, integration, शांति लेकर आता है, स्थैर्य लेकर आता है। इसके मिजोरम के लिए क्या बेनिफिट है? एक, जो ट्रैवल टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, मतलब एजवल से दिल्ली आने के लिए ट्रेन से या किसी भी रास्ते से जो टाइम लगता था उसे 8 घंटे से जर्नी टाइम कम हो जाएगा। जो फार्मर्स है, जो हॉर्टिकल्चरल प्रोडक्ट्स या बैम्बू प्रोडक्ट्स को मार्केट में लेकर आते हैं, उनका एक्सेस बेटर हो जाएगा। इट विल प्रमोट द टूरिज्म एंड ऑल्सो इसेंशियल गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन ईजी कर देगा। इट विल गिव ग्रेटर एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जॉब, जो कि ऑब्वियस है। ओके, लेट्स क्विकली लुक एट द सिंबॉलिक वैल्यू। एक तो ये तो एजवेल को, ये रेल लिंक इंक्लूसिव ग्रोथ को सिंबलाइज करता है, ये इंजीनियरिंग एंड टनलिंग के एक्सपर्टी को सिंबलाइज करता है, और जो ईस्ट विजन है, ईस्ट विजन स्टैंड्स फॉर विजन ऑफ ईस्ट स्टैंड्स फॉर एम्पावर, एक्ट, स्ट्रेंथन एंड ट्रांसफॉर्म, इसको वो इसके साथ अलाइंड है। Let's go quickly through this MCQ. Try and solve this. I would expect you to solve this question and mention your answers in comment section. Simple है क्वेश्चन बहुत, एक स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दो आपको आंसर मिल जाएगा। I'll give you hint. यह है वो स्टेटमेंट, लेस देन 20 किलोमीटर। अभी हम लोगों ने देखा 51 किलोमीटर है, तो स्टेटमेंट 3 एलिमिनेट हुआ, तो आपका 3 गया, 3 गया, 3 गया, आंसर इज A. All right, let's move to the last lecture or last article of the day. The article is Purple Fest. Fest मतलब it is talking about a festival. ये फेस्टिवल हुआ है नोएडा में, एमिटी यूनिवर्सिटी की कोलैबोरेशन के साथ। एमिटी यूनिवर्सिटी कोलैबोरेटेड विद साइन लैंग्वेज के इंस्टीट्यूट टू सेलिब्रेट द इंक्लूजन, डिग्निटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ डिफरेंटली एबल पर्सन, डिसेबल, जिनको पहले डिसेबल कहा जाता था, अब डिफरेंटली एबल या दिव्यांजन कहा जाता है, उनके डिग्निटी और उनके इंक्लूजन और उनके सेलिब्रेशन के लिए था ये। ओके, इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर ने एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा के साथ मिलकर पर्पल फेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था 10 और 11 सितंबर को। इसके थीम और मैसेजेस क्या थे? एक, पर्पल क्या है? पर्पल इज अ सिंबल ऑफ इक्वालिटी, डिग्निटी एंड कॉन्फिडेंस। देन उन्होंने ये एम्फसाइज किया, जो असिस्टिव डिवाइसेस होता है, जो डिफरेंटली एबल्ड है, उनको नॉर्मल लाइफ जीने के लिए सर्टेन डिवाइसेस का असिस्टेंस लगता है। शायद इट कुड बी हियरिंग एड, इट कुड बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस, इट कुड बी सपोर्टिंग मटेरियल, मैकेनिकल सपोर्टिंग मटेरियल, ये कुछ भी हो सकता है। ये जो
असिस्टिव हेल्प है, जो मटेरियल है, ये असिस्टिव डिवाइस जो है, these are not matter of charity, it is actually their right to live normal life. okay, ये उनके लिए ये इंडिपेंडेंस का सिंबल है, ये उनके सेल्फ रिस्पेक्ट का सिंबल है. दैट इज व्हाट दे हाईलाइटेड. दे ऑल्सो हाईलाइटेड कि डिसेबिलिटी कोई वीकनेस नहीं है, इट्स अबाउट यूनिक एबिलिटीज, इट्स अबाउट फीलिंग एम्पावरमेंट डिफरेंटली. दे एम्फसाइज ऑन नॉर्मलाइजिंग द बिहेवियर टुवर्ड्स दिव्यांगजन एंड बिल्डिंग अवेयरनेस. ठीक है. अब इससे क्या हुआ कि जो डिफरेंटली एबल्ड है उनके प्रति it promoted inclusion, it promoted their dignity, and it promoted rights based approach. ये इंडिया का जो कमिटमेंट है UNCRPD stands for United Nations Convention on the Rights of the Persons with Disabilities. इसके साथ इसके इंडिया की जो कमिटमेंट है टुवर्ड्स UNCRPD उसको ये स्ट्रेंथन करता है. Okay, it supports Accessible India campaign and Rights of the Persons with Disabilities Act of 2016. All right, so here is the question. आप यहाँ पे एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट इंटेंशनली रखा गया, उस एक्सट्रीम स्टेटमेंट को एलिमिनेट कर देते तो आपको आंसर मिल जाएगा. ऑल राइट, एक छोटा सा अनाउंसमेंट था कि जो स्मार्ट बुक्स है जो वन स्टॉप सोल्यूशन की तरह प्रोवाइड किए गए फॉर योर प्रिपरेशन इन APSC, तो वो अब पहले सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल थे, अब एसएमएस में भी वो अवेलेबल है. तो आपका प्रिपरेशन बिकॉज इंग्लिश में ही मटेरियल था, तो उसके लिए अगर इंटरेंस आ रहा था तो एसएमएस मीडियम में मटेरियल अवेलेबल होने की वजह से यू कैन स्टडी द क्वालिटी कंटेंट इन योर ओन मदर टंग. ठीक है. ये इट्स अ सेट ऑफ लाइक 10 बुक्स फॉर प्रीलिम्स एंड 7 बुक फॉर mains. Here is the contact details. You may consider contacting this number to get access to these books. So thank you for joining us and listening to us. I am repeating myself one more time. This was experiment कि अलग तरीके से आपके साथ शेयर किया जाए, इस कंटेंट को अलग तरीके से आपके साथ इंटरेक्शन किया जाए. अगर आपको ये ठीक लगा, अगर आपको ये ऐसा लगता है कि दिस इज मच बेटर दैन द वे वी हैव डेवलप्ड टिल नाउ, अगर ये पहले वाले से ये अगर बेटर आपको लगता है तो प्लीज लेट अस नो. विल कंटिन्यू इन दिस मेथड और विल गो बैक टू द प्रीवियस वन. ठीक है. थैंक यू. ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग एंड स्टडी वेल.